नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज की विशेष खबर है कि निकाय चुनाव की हलचल अब पूरे जोर पर है। वजह भी साफ है, तारीखों का ऐलान किया जा चुका है तो उम्मीदवारों का नामांकन भी जारी है और सबके बीच चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन बैठकों के दौर के बीच पार्टियां निकाय चुनाव के लिए अपने धुरंधरों पर मुहर लगा रही है। जाहिर है करीब आते वक्त के साथ चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है। तो आज हमारी खबर विशेष का मुद्दा भी यही होने वाला है कि निकाय के रण के लिए सियासी दलों को की आखिर क्या तैयारी है और निकाय चुनाव को लेकर चुनावी धुरंधर किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे। अपने खास प्रोग्राम खबर विशेष में ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे आज। तो 4 और 11 मई को यूपी की जनता शहर की सरकार चुनने के लिए अपने वोटों के अधिकार का इस्तेमाल करेगी। वैसे तो निकाय चुनाव के जरिए शहर के सरदार के नाम पर मुहर लगेगी। तो ऐसे में 2024 के चुनावी मुकाबले को देखते हुए निकाय चुनाव की तैयारी आखिर क्या है और ये मुकाबला सियासी दलों के लिए कितना अहम होता जा रहा है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए नामांकन का वक्त अब आ चुका है। सियासी दलों ने अपनी दावेदारी की तैयारी भी पूरी कर ली है, जिसके साथ ही 37 जिले में निकाय चुनाव के लिए नामांकन का बिगुल बज गया। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कल बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें सरकार के तमाम मंत्री शामिल हुए। हालांकि इसी बीच ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और इस रिपोर्ट के आने के बाद माना जा रहा है कि ओबीसी वोटों को लेकर खींचतान और तेज होने वाली है। 11 से 17 अप्रैल तक निकाय के लिए नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिसको देखते हुए सभी 37 जिलों में तैयारियां पूरी कर दी गई है। इस सब के बीच चुनाव की शुरुआत से ठीक पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सामने आने के साथ ही एक नई बहस छिड़ती नजर आ रही है। आरक्षण लागू करने के लिए जिस ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटरों की जो संख्या है पूर्वांचल में है और सबसे कम सेंट्रल यूपी, जिसमें कि लखनऊ भी आता है। वैसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव में जो ओबीसी वोटों की खींचतान है वो देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सभी पार्टियों का जो फोकस है ओबीसी वोटर्स पर है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सामने आने के साथ ही सियासी दलों के बीच एक नया झगड़ा भी छिड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 42.19% है, जबकि मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55% है। वहीं पश्चिमी यूपी में ये आबादी 37.53% है। 115 पेज की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। आयोग का दावा है कि बिना त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के ओबीसी की पूरी भागीदारी नहीं मिल सकती और बीजेपी इस रिपोर्ट पर पूरी तरह से सहमत भी नजर आ रही है। पूर्वांचल में ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल आपके लिए काफी टफ रहा था, तो पूर्वांचल के लिए कोई खास अलग से रणनीति आप? हमारी रणनीति सब जगह की बनी हुई है। रणनीति एक ही है, योग्य मतलब जो प्रत्याशी का चयन करना और पूरी पार्टी एक साथ लग करके और चुनाव को जीतना, एक ही लक्ष्य लेकर के पार्टी काम करे। आयोग की रिपोर्ट सामने आने के साथ ही सियासी दलों के बीच नया दंगल भी शुरू हो सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग गरीब मजदूर नौजवान किसानों के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी के उन वादों को याद दिला रहे हैं जो 2014, 17, 19 और 22 में किए थे। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करती है। समाजवादी पार्टी जनता के सपनों को साकार करने के लिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। चुनाव मैदान में हर रोज सामने आते नए समीकरण इस बात का साफ इशारा है कि निकाय का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। सियासी दल भी इस चुनाव को लेकर मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हर सियासी सूरमा ये समझता है कि निकाय के जो भी नतीजे होंगे उनका असर 2024 के दंगल पर भी नजर आएगा। ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक हो गई है, जिसमें कि ओबीसी वोट बैंक का जो पूरा शेयर है उसका खाका भी तमाम राजनीतिक दलों के सामने आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो खबर विशेष में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि निकाय का रण सज चुका है। नामांकन पहले चरण के लिए जारी है और तमाम रणनीति तमाम सियासी दलों की तरफ से भी
तैयार की जा रही है और किस तरह की तैयारी है, क्या मुद्दे बीच में लेकर ले जाएंगे जनता के, यही समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय मिश्रा जी होंगे, तो साथ ही समाजवादी प्रवक्ता फराज किदवई जी और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस नेता। आलोक पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। आप तमाम खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चर्चा की शुरुआत मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किदवई जी आपसे करना चाहूंगी। फराज जी, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती आ रही है कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी किसी भी मुकाबले में नहीं है, और उसके बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो आपका कोर वोट बैंक था, चाहे वो ओबीसी हो, मुस्लिम हो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले बीजेपी अपने हिस्से में कर चुकी है। और साथ ही पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी आप बता रही थी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि उसका कोर वोट, मेरा कोर वोट। बेसिकली क्या है कि ये लोग, हम लोग देखते भी चले आ रहे हैं कि 1990 से कि ये लोग हमेशा बांटने वाली राजनीति करते हैं। कभी धर्म के नाम पर बांटते हैं, कभी जात के नाम पर बांटते हैं। इसी सिलसिले में महाउपनिषद का एक बहुत अच्छा श्लोक है जिससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, जिसमें बताया गया है कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वासुदेव कुटुंबकम। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि ये मेरा है, ये उसका है। ऐसी सोच खाली संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है, जैसा कि इस श्लोक में भी बताया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी निकाय के चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से अपने बूथ लेवल को मजबूत करते हुए ये चुनाव लड़ने जा रही है। और आप देखिएगा कि 14,500 पदों पर जो ये निकाय चुनावों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से अपना लड़ते हुए ये चुनाव जीतेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिएगा कि जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, चाहे वो सभासद के लेवल पे हो या नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के हो, नगर पालिका के चेयरमैन के हो, मेयर के चेयरमैन के हो, समाजवादी पार्टी से टिकट पाने के लिए हर लेवल पे एक होड़ मची लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम सभासद पद के प्रत्याशी, चेयरमैन पद के प्रत्याशी चाहते हैं कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिले ताकि निकाय चुनावों में वो जीत पाए। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन अब चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपका रुख यहाँ पर कर लेती हूँ। कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा देख रही है, किस तरह की तैयारी निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, निकाय चुनाव के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो मुद्दों पे लड़े जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ तेरा वादा। आज कहीं ना कहीं यूपी की जनता भाजपा के से पूछ रही है कि तेरा वादा क्या हुआ। आज निकाय चुनाव एक छोटा चुनाव होता है जिसके अंदर जो जनमत के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दरकिनार करके जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, क्या उन मुद्दों के लिए जो वादा करा था वो पूरा हुआ? क्या कोई स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी? क्या कुपोषण पे कोई इलाज हुआ? क्या जो लोकल गांव का व्यक्ति था उसकी रोजगार का कोई जुगाड़ हुआ? क्या गांव देहात के अंदर जो स्मॉल स्केल छोटा बुनकर था उसके लिए कोई पिछले एक टर्म गुजर जाने के बाद दूसरे टर्म पे सरकार आने के बाद कोई जुगाड़ हुआ? क्या स्कूल की व्यवस्था पूरी हुई? जबकि स्कूलों की व्यवस्था के अंदर स्कूल तो है लेकिन स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है, और टीचर है तो बेंच नहीं है, बेंच है तो उसके पास शिक्षा के संसाधन नहीं है। तो ये प्रश्न निकाय चुनावों में उठेंगे और उन्हीं निकाय चुनावों के इन्हीं मुद्दों को कांग्रेस लेके आएगी और उन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, लौटूंगी आपके पास, लेकिन धरातल पर किस तरह की तस्वीर, और आप दोनों की तरफ से जो सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता के तरफ से भी यहाँ पर उनसे जवाब लिया जाएगा। लेकिन आलोक, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि निकाय का रण सज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है और आज प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। धरातल पर किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि अपने अपने दावे तो तमाम सियासी दल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चाहे नेताओं की बात हो या पार्टी की बात चाहे जितनी हो, अगर जमीन पे असर नहीं है तो वो फिर मतदान में, परिणाम में साफ साफ नजर आता है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं, यहाँ लखनऊ के नगर निगम में। यहाँ महापौर के जो नामांकन है उनका, और चूंकि आज के दिन से शुरू हो गया है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए बाकायदा कमरे बने हुए हैं, जो पार्षद हैं उनके नामांकन की व्यवस्था की गई है। और बाकायदा यहाँ सुरक्षा को भी लेकर के इस तरफ देखिए पुलिस खड़ी है, यहाँ पर पुलिस है, पुलिस की तैनाती है और कोई भी किसी दूसरी तरीके का यहाँ ना आ सके, सुरक्षा को किसी तरीके से दिक्कत ना हो, जो नामांकन करना चाहते हो निष्पक्ष रूप से बिना भय के यहाँ कर सके, इन सब की व्यवस्था यहाँ हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि वहाँ पर जो नेता हैं उनके बयान और
चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, निकाय चुनाव को लेके कर रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका 13 तारीख को परिणाम में पता लग जाएगा। लेकिन कैसी तैयारियां हैं, क्या रणनीति है, ये भले निकाय चुनाव किसी ने कहा था कि बहुत छोटा है, पर इस छोटा होने के साथ बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 2024 से पहले का ये अंतिम चुनाव होगा। उसके बाद सीधा लोकसभा के 2024 को चुनाव होंगे। इसलिए निकाय चुनाव 2023 एक तौर पर महत्वपूर्ण होगा कि आखिर लोगों का रुझान क्या है, वो मुद्दे कौन से हैं, और जिस तरीके के मुद्दे विपक्ष लेके चल रहा है क्या वो सफल हो पाएगा, उनको लेकर के क्या वो आगे किसी तरीके की रणनीति बना पाएगा। इसमें नसीहत और चुनावी जीत और चुनौती सत्ता और विपक्ष दोनों को है। लड़ना किसे है, किस तरीके से लड़ाई होगी, ये देखने वाला बात है। और यही वजह है कि निकाय चुनाव भले छोटा है लेकिन माहौल उसी तरीके का है जैसे हम बिल्कुल बखूबी आप दिखा रहे हैं। हर एक अपडेट तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी भी हैं। संजीव जी, चर्चा हुई, शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि धर्म की राजनीति हम नहीं करते, धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति बीजेपी करती है। तो वही चंद्रमोहन जी का ये कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, लोकल मुद्दों पर जो वादा किया, क्या हुआ तेरा वादा, ये सवाल खड़ा किया गया है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के पास ना कोई मुद्दा है और ना स्थानीय स्तर पर इन्होंने कोई काम किया है, तो इसलिए सरकार पर आरोप लगाने के अलावा बाकी इनके पास कुछ बचता है नहीं, क्योंकि लगातार जनता इनको जवाब दे रही है। 2017 में जब इनका काम बोलता था तो 50 के नीचे 47 पे क्यों आ गए? क्योंकि आपने कांग्रेस जैसी पार्टी से गठबंधन किया जो कह रही थी 27 साल कांग्रेस बेहाल। वही हालत 2019 के लोकसभा के चुनाव में हुई। हर चुनाव में ये कहते हैं कि हम ही जीत के आ रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ और होता है। मुझे लगता है कि विरोधी दलों के नेताओं को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि जनता की कसौटी पे जब आप नहीं खरे उतर रहे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी तरफ स्थानीय निकाय स्तर पर अगर मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, उनके मेयर ने जो काम किया है उस आधार पर कोई मुद्दे बचते नहीं हैं। नाली, सड़क, खड़ंजा, पानी, बिजली की जो भी समस्याएं होती थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में और 2014 से पहले देश में, उन सबको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने और चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया। उसी के परिणाम के तहत हम फिर अपने ट्रिपल इंजन की सरकार का जो विजय पताका है और जो हमने विकास के काम किए हैं उस आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा एक तरफ पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ लेवल तक हमारा संगठन है और हम उस संगठन के माध्यम से अपने विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाते हैं, हर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं और हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे जुटे रहते हैं इस आधार पर कि उनकी कोई समस्या ना हो और उनकी समस्याओं का किस तरीके, अगर यही वजह है कि पुर्जा बीजेपी की तरफ से धरातल पर उतार दिया गया है और सोचना होगा शायद जो किसी भी चुनाव में परिणाम नहीं ला पा रहे। ठीक है, आत्म मंथन की बात आप कर रहे हैं विपक्ष के लिए, साथ ही जिन मुद्दों को लेकर चंद्रमोहन जी आपको घेर रहे थे उन मुद्दों पर भी जवाब दिया होगा, उस पर भी मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से निकाय का रण सज चुका है तो मुकाबला दिलचस्प होते जा रहा है। तो निकाय चुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकाय चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव के नतीजे न सिर्फ इस बात का एहसास करा देंगे कि एक एक जिले, एक एक गांव में पब्लिक का मूड क्या है, बल्कि इस चुनाव में मजबूत दावेदारी का फायदा भी 2024 के चुनाव में मिलेगा। शायद यही वजह है कि पार्टियों ने निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा दी है। निकाय चुनाव की दस्तक के साथ ही सियासी दलों ने मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बाजी मारने के लिए रणनीति तैयार कर दी गई और जनता के बीच अपनी दावेदारी का दम दिखाने के लिए बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ रण में उतर चुकी है। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में है और उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर जनता बहुत ही सराहना कर रही है। बीजेपी की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद पार्टी ने निकाय चुनाव पर अपना रुख साफ कर दिया है। निकाय चुनाव में दावेदारी को लेकर लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने ये निर्देश दिए कि मंत्री निकाय चुनाव में अपने रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को टिकट के लिए दबाव नहीं बनाएंगे।
साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा कि सिर्फ योग्य और जिताऊ उम्मीदवार ही उतारे जाएंगे। इन उम्मीदवारों का चयन संगठन की सहमति से किया जाएगा। मंत्री ये भी ध्यान रखेंगे कि उनके निकाय में कहीं कोई उम्मीदवार बागी न हो जाए। उम्मीदवारों की जिताने की जिम्मेदारी बीजेपी ने मंत्रियों के कंधे पर डाल दी है। यानी साफ है कि बीजेपी ने पार्टी के एक एक पुर्जे को निकाय चुनाव में काम पर लगा दिया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने एक बात और भी साफ किया है कि इस निकाय चुनाव में किसी भी विधायक, सांसद या किसी मंत्री के रिश्तेदार को पार्टी टिकट नहीं देने वाली है। कल मुख्यमंत्री की बैठक में साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मोहर लगाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चुनाव में बीजेपी की तरफ से दाव कौन चलेगा, इस बात से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। अंदर खाने खबरें हैं कि बीजेपी जल्द अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो 12 अप्रैल को पहले चरण के उम्मीदवारों की फेहरिस्त सामने आ जाएगी। वहीं 15 अप्रैल तक दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। सर, कब तक टिकट पहले चरण का आप लोग जारी करने वाले हैं? सारी तैयारी है, होमवर्क हमारा पहले से पूरा है, लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग टिकटों को लेकर के पैनल आ जाएंगे और घोषणा की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी। साफ है कि चुनाव की अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। दाव पर सियासत के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में शहर की सत्ता है, लेकिन जनता के दिल में कौन जगह बना पाता है, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए 13 मई का। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है, अपनी अपनी रणनीति यहाँ पर तय की जा रही है और साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विवादों का पिटारा कहीं ना कहीं एक बार खुल सकता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा आज कर रहे हैं और चर्चा में हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फराज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने संजीव जी को सुना होगा, आत्मचिंतन की बात, आत्म मंथन की बात जो है वो संजीव मिश्रा कर रहे हैं विपक्ष के लिए और खासकर आप लोगों के लिए कि जब कांग्रेस को साथ में लाए थे तो और जो है समाजवादी पार्टी नीचे चली गई थी। तो इस पर आपका क्या कहना है? और साथ ही जो आप लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि जो पिछड़ा आयोग है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है, उसे सार्वजनिक की जाए, तो उस पर भी आप क्या रिएक्शन लेना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने हमारे गठबंधन पे बात की कि हमने 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी से इन्होंने गठबंधन क्यों किया गया था? जो अलगाववादी ताकतें थी जम्मू कश्मीर में, उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया। फारूक अब्दुल्ला साहब को आपने मंत्री बना दिया और आप हमको ज्ञान देते हैं कि हमने कांग्रेस से क्यों गठबंधन कर लिया, हमने बीएसपी से क्यों गठबंधन कर लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने हमेशा रहता है। ये तो जाकर के जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ताकतों से जाकर के समझौता कर लेते हैं और समाजवादी पार्टी को ज्ञान देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये काम की बात करते हैं तो देखिए, काम का क्या है कि एक काम वो होता है जो आंकड़ों से दिखता है कि भाई हमारी जीएसडीपी पहले कितनी थी, अब कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कैसा चल रहा है, पेट्रोल अगर पहले मान लीजिए 50-60 रुपए में या 70 रुपए में बिकता था, अब 100 रुपए में बिक रहा है। और एक चीज होती है कि जो आप डेवलपमेंट महसूस करते हैं, अगर आप लखनऊ में रहती हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता है अगर वो लखनऊ में रहते हैं, तो जहां तक के काम की बात है, अगर 360 डिग्री अप्रोच लेकर के अगर किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम किया है या किसी सरकार ने काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। अगर राम मनोहर लोहिया अस्पताल किसी ने बनाया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया है। अगर मेट्रो रेल किसी ने बनाई है तो समाजवादी पार्टी के मुख्य आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाई है। अगर आगरा एक्सप्रेसवे बनाया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। अगर जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में लैपटॉप क्रांति अगर उत्तर प्रदेश में कोई लाया है तो वो लैपटॉप बांट करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप क्रांति उत्तर प्रदेश में लाए हैं। नहीं, ये गलत बात है। 2017 में आपको आपके काम का परिणाम मिला था। 2017 में आपको आपके काम का परिणाम मिल गया था, जो आपका काम बोलता था। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन किया। कांग्रेस से गठबंधन करने का मतलब यह था कि वो 27 साल कांग्रेस बेहाल कह रहे थे और आप जो है, आप 27 में आपका काम जो आपने किया था उसका परिणाम जनता ने दिया, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? लगातार जनता उत्तर प्रदेश की आपको जवाब दे रही है। आपने 17 में, 12 से 17 में जो काम किया उसका परिणाम जनता ने आपको दिया। 2017 का परिणाम आपको मिला। लेकिन जिस तरीके से 2012 में आपने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की थी,
हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देने की बात की थी। हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट आपने नहीं दिया क्योंकि वो वोटर नहीं थे, और मुसलमानों के साथ धोखा किया कि 5 साल की सरकार में उनको आप आरक्षण देने की बात कर रहे थे, आपने कुछ नहीं किया। हमेशा जब चुनाव आते हैं तो पिछड़ी जातियों की बात करने वाले समाजवादी लोग ये भूल जाते हैं ये गुंडों और अपराधियों की पार्टी है, और आप बुलडोजर चल रहा है योगी जी का। कोई बचेगा नहीं गुंडा और अपराधी और माफिया, न कोई माफिया हो पाएगी उत्तर प्रदेश में। तो इसका परिणाम लगातार मिल रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। फराज जी, जो पॉइंट संजीव जी गिना रहे हैं, क्या उन्हीं का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? ये बात कही, जनता नकार रही है, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं संजीव जी। गठबंधन करना हमें महंगा पड़ा। देखिए क्या है कि इलेक्शंस और उसके रिजल्ट एक अपने आप में कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। इलेक्शन में कभी जीत होती है, कभी हार होती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश में ये हारेंगे चुनाव तो ये लोकतंत्र का गला घोट करके और नहीं, वो जो 17 में आपने काम किया था उसका परिणाम दे दिया था उत्तर प्रदेश की जनता ने। मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है संजीव, ठीक है फराज जी, रखिए बात। एथिक्स होने चाहिए। जी अब ना आपको अगर बोलना हो तो बोलिए, मैं बाद में बोल लूंगा। नहीं फराज जी कहिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए जो इलेक्शन होता है और इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आते हैं वो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज जीत जा रही है तो उसने उत्तर प्रदेश का अपने नाम पट्टा करा लिया है कि वो हमेशा जीतती रहेगी। लेकिन फर्क क्या है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और बाकी पार्टियों की विचारधारा में, कि जहां ये इलेक्शन हारते हैं, मध्य प्रदेश में अगर ये इलेक्शन हारते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग करके अपनी सरकार बना लेते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं। कर्नाटका में अगर ये इलेक्शन हारते हैं तो गलत तरीके अपना करके ये चुनी हुई सरकार को, यानी जीत होगी तो गलत तरीके अपना लिए जाएंगे। फराज जी, आप बताइए मध्य प्रदेश में क्या इनकी जीत हुई थी? कर्नाटका में क्या इनकी जीत हुई थी? ठीक है, तो आप यहाँ चुनाव हारेंगे तो भी दिक्कत है, नहीं हारेंगे तो भी दिक्कत है। दूसरी बात में बताना, ठीक है, लेकिन एक मैं और बोलना चाहता हूँ जी फराज, एक मेरी छोटी सी बात और सुन लीजिए कि अभी ये बात कर रहे थे काम की और सब सारी चीजों की। देखिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका, मैं अभी आपसे बोला था कि मैंने एक श्लोक भी आपको पढ़ के सुनाया था कि समाजवादी पार्टी जो है वो धर्म जात बिरादरी पे कभी बिलीव नहीं करती है। समाजवादी पार्टी बिलीव करती है कि कौन गरीब है, कौन पिछड़ा है, किसान मजदूर, हर सेगमेंट को और हर तबके को लेकर के चलती है। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में 65% लोग जो है समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों की पार्टी है, ये जमीनों पर कब्जा करने का काम करती है। चुप कराइए वरना मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है फराज जी, संक्षेप में, क्योंकि मैं चंद्रमोहन जी के पास भी जाना चाहूंगी, करने का काम करती है, मैं गुंडों और अपराधियों को पालने का काम करती है। ठीक है, आपकी तरफ से क्या मुद्दे होंगे? पालने का काम करती है। ठीक है फराज, को छुड़ाने, ठीक है संजीव जी, मैं आऊंगी, लेकिन फराज जी जल्दी संक्षेप में बताइएगा क्या मुद्दे आप लेकर बीच में जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 अगर चुनावों पर नजर डालें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो समाजवादी पार्टी का नहीं रहा है, और अखिलेश यादव इस बार कॉम्बिनेशन भी जो है वो अलग बनाते नजर आ रहे हैं, गठबंधन के साथ जाने की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सुभाषपा है, कांग्रेस है, वो अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो आपको भी मानना होगा कि ओबीसी वोट बैंक जो आपका कोर वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसको लेकर क्या नई स्ट्रैटेजी अब समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेगी? देखिए समाजवादी पार्टी का कोर वोट उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता है, जिसमें ओबीसी भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट भी आते हैं, अदर कास्ट भी आती हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, किसान भी आता है, मजदूर भी आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश की 65% जनता जो है वो किसानी पे या किसान से रिलेटेड चीजों पर उसकी जो आय है वो निर्भर करती है। हम बोलते हैं कि किसान की एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है, मुद्दे आप गिना नहीं रहे हैं। मैं चंद्रमोहन जी के रुख करना चाहूंगी। चंद्रमोहन जी, आप मुद्दों की बात कर रहे थे। संजीव जी ने ये कहा है कि मुद्दे तो है नहीं विपक्ष के पास, सरकार पर आरोप बढ़ने के लिए इस तरह की चीजें यहाँ पर हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल मैं भी यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि तमाम अगर हम राजनीतिक दलों को देखें तो पार्टियों का बैठकों का दौर चल रहा है, अपनी अपनी रणनीति तय की जा रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में तो अभी संगठन की टीम भी ठीक से नहीं बन पाई है। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं विषय पे आता हूँ। विषय क्या है जी? आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, तीसरे इंजन की दरकार कर रहे हैं। ये कौन सा वक्तव्य आ जाता है कि अगर देश की जनता आपको जितवा रही है तो आप विपक्ष की इस बात को कहे कि विपक्ष जीत नहीं रहे? ये क्यों भूल जाते हैं आप? 65 साल आपको देश के अंदर राजनीति में आने में लगे, और 2 भी अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए थे तो वो भी कांग्रेस के
नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आपको खैरात में दिए थे। तो देश की जनता का जनमानस का जनाधार कहाँ जाता है ये जनमानस जानता है। ठीक है, आज सत्ता का सरोकार आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपने अपने वक्तव्य में एक भी मुझे मुद्दा नहीं गिनवाया जिस मुद्दे के ऊपर आप ये कह सके कि आपने उत्तर प्रदेश के जनमानस के इस मुद्दे पे काम करा है। उस मुद्दे की कहानी आप कर नहीं पाते। आपको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या किसी और चले जाते। महिला सुरक्षा आप पे क्या अपने किया मुद्दे गिना आपने? दीजिए जल्दी से चंद्रमोहन जी, क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के? महिला सुरक्षा पे क्या किया आपने? कुपोषण पे आपने क्या किया? शिक्षा के ऊपर आपने ठीक है। क्या किया? कृषि के ऊपर क्या किया? जो गौ माता कहते कहते वोट दिए, कितनी गांव ये मुद्दे आप सरकार के लिए उत्तर गिना रहे हैं, प्रदेश में लेकिन मरती आप किन है। मुद्दों के ये- भी साथ जाएंगे जनता के बीच, वो आप भी नहीं गिना पाए। फराज जी, चंद्रमोहन जी और संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया धरातल से तस्वीर दिखाने के लिए। तो देखिए, अपनी जीत